तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 2, जो कि है प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। उसका पार्ट 2 देखेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की क्यों जरूरत है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत ऑपरेटिंग सिस्टम में तब पड़ती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि जब भी दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस एक शेयर्ड रिसोर्स जैसे वेरिएबल या फाइल्स को एक्सेस या मॉडिफाई कर रहे हैं तो उनके एक्शन सिंक्रोनाइज हो जाएं ताकि डेटा इनकंसिस्टेंसी ना हो। यहाँ पे कुछ टर्म है थ्रेड्स और सिंक्रोनाइज। इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस का एक पार्ट होता है। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस का एक पार्ट होता है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर देखें तो जब हम एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के लिए एक एग्जीक्यूशन पाथ क्रिएट करता है जो उस प्रोसेस के कोड को एग्जीक्यूट करता है। इस एग्जीक्यूशन पाथ को ही हम थ्रेड कहते हैं। फिर से समझते हैं। अ, जब हम एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के लिए एक एग्जीक्यूशन पाथ क्रिएट करता है जो उस प्रोसेस के कोड को एग्जीक्यूट करता है। इस एग्जीक्यूशन पाथ को ही हम थ्रेड कहते हैं। हर प्रोसेस के एक या एक से ज्यादा थ्रेड हो सकते हैं जो पैरेलल में काम करते हैं। यानी अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क हैं तो हम उन टास्क को अलग अलग थ्रेड में डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सके। इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के रिसोर्स को शेयर करते हैं और एक ही मेमोरी स्पेस में रन करते हैं। जैसे अगर आपके एक प्रोग्राम मल्टीपल ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे फाइल रीड करना, डेटा प्रोसेस करना और रिजल्ट डिस्प्ले करना, तो आप इन तीनों काम को अलग अलग थ्रेड में डिवाइड कर सकते हैं ताकि तीनों टास्क एक ही टाइम पे पैरेलल में हो सके। अब सिंक्रोनाइज शब्द का मतलब समझते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साथ में समय मिलाना। कंप्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट में सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स को इस तरह से मैनेज करना कि वो अपना काम एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर सकें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट या इनकंसिस्टेंसी के। जब मल्टीपल थ्रेड्स या प्रोसेसेस एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होता है ताकि एक थ्रेड या प्रोसेस दूसरे के वर्क को इंटरफेयर ना करें। मतलब अगर एक थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स को मॉडिफाई कर रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कि दूसरा थ्रेड तब तक उस रिसोर्स को एक्सेस ना करे जब तक पहला थ्रेड अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता। इस तरह सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड या प्रोसेस के बीच एक तरह का डिसिप्लिन स्टेबलाइज करता है जिससे सिस्टम रिलायबल और कंसिस्टेंट रिजल्ट दे सकता है। अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती तो एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसे हम रेस कंडीशन कहते हैं। तो चलिए अब रेस कंडीशन समझते हैं। A situation where the system's behavior depend on the sequence of timing of uncontrollable events like process scheduling. For example, if two processes simultaneously try to update a shared variable without proper synchronization, the final value of variable may be unpredictable. रेस कंडीशन रेस कंडीशन तब होती है जब एक सिस्टम का बिहेवियर किसी अनकंट्रोलेबल इवेंट के सीक्वेंस या टाइम पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो प्रोसेसेस एक ही शेयर्ड वेरिएबल को साइमल्टेनियसली अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिना प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के। इस केस में फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। कभी कभी पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है तो कभी कभी दूसरा, और इन दोनों के सीक्वेंस के हिसाब से वेरिएबल का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को ही रेस कंडीशन कहते हैं और ये सिस्टम की रिलायबिलिटी और करेक्टनेस के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब देखते हैं नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा।
It ensures the shared resources are not left in the inconsistent state. सबसे पहला रीजन है डेटा कंसिस्टेंसी का। जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं तो ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि उन रिसोर्सेस की स्टेट कंसिस्टेंट रहे। मतलब अगर एक प्रोसेस उस रिसोर्स को मॉडिफाई कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस तब तक वेट करे जब तक पहला प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता। इस तरह से शेयर्ड रिसोर्स कभी इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाता। दूसरा वजह है कोऑर्डिनेशन। Helps coordinate the execution order of process to avoid conflicts. To avoid conflicts. सिंक्रोनाइजेशन एक और इम्पोर्टेंट पर्पस सर्व करता है जो है प्रोसेस के बीच कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज करना। ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि प्रोसेसेस एक प्रॉपर ऑर्डर में एग्जीक्यूट हों ताकि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोसेस रिसोर्स ए को एक्सेस कर रहा है और दूसरा प्रोसेस रिसोर्स बी को, तो दोनों प्रोसेसेस को इस तरह सिंक्रोनाइज करना होगा कि दोनों अपना काम स्मूथली कंप्लीट कर सकें। तीसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस। prevent situation where processes are stuck waiting for each other in indefinitely. सिंक्रोनाइजेशन का एक और मेजर रोल है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे को वेट कर रहे होते हैं बिना कभी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए प्रोसेसेस को इस तरह सिंक्रोनाइज किया जाता है कि एक प्रोसेस दूसरे का रिसोर्स तब तक यूज नहीं करता जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। वैसे डेडलॉक हम लोग चैप्टर 3 में इन डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है। अब देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम समझने से पहले देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेस एंड मस्ट नॉट बी एक्सिक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस का वो पार्ट होता है जहां एक प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्सेज जैसे वेरिएबल्स, फाइल्स, इट्सेट्रा को एक्सेस करता है। ये शेयर्ड रिसोर्सेज सिस्टम में सभी प्रोसेसेस के लिए कॉमन होते हैं। इसलिए अगर एक से ज्यादा प्रोसेस एक ही रिसोर्स को एक ही वक्त पर एक्सेस करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। क्रिटिकल सेक्शन का मेन पॉइंट ये है कि किसी भी प्रोसेस का ये पार्ट एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस उस सेक्शन में तब तक इंटर नहीं कर सकता जब तक पहला प्रोसेस वहां से निकल ना जाए। अब समझते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम इंश्योर करता है कि एक ही वक्त पर दो प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन में ना हो। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक साथ अपनी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाएं, तो रेस कंडीशन क्रिएट हो सकती है जो सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए खतरनाक होती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना बहुत जरूरी होता है ताकि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन कर सकें और रेस कंडीशन से बच सकें। चलिए अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर ए सोल्यूशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट एनी गिवन टाइम। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है कि एक वक्त पर सिर्फ एक ही प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस तब तक वेट करेगा जब तक पहला प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता और क्रिटिकल सेक्शन से निकल नहीं जाता। दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रोग्रेस। If no process is in critical section and some process wish to enter it, then only those processes that are not in their remainder section can participate in the decision to enter the critical section, and this decision cannot be postponed indefinitely. दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रोग्रेस। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और कुछ प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहते हैं तो सिर्फ वही प्रोसेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा जो रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है। इस डिसीजन को इंडेफिनिटली पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहता है
तो उसे कभी ना कभी जरूर एंट्री मिलनी चाहिए। तीसरा है बाउंडिंग वेटिंग। देयर मस्ट बी अ लिमिटेड on the number of times other processes are allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter its critical section and before the request is granted. तीसरी रिक्वायरमेंट है बाउंडिंग वेटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए रिक्वेस्ट की है तो दूसरे प्रोसेसेस को अपनी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के नंबर ऑफ टाइम्स लिमिट करना होगा। यानी एक प्रोसेस अपनी रिक्वेस्ट करने के बाद इनडेफिनाइटली वेट नहीं करेगा, उसको एक फिक्स टाइम के अंदर अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। ये थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। Hardware solutions can be employed to provide mutual exclusion without requiring additional software mechanism. These are generally low-level mechanisms that prevent the race condition by using atomic operation. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर देखें तो सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर वो टेक्निक्स हैं जो हार्डवेयर लेवल पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करने के लिए यूज होती हैं। ये टेक्निक्स का काम ये होता है कि रेस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके ताकि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर सके। ये टेक्निक्स लो लेवल मैकेनिज्म का यूज करती हैं जो एटॉमिक ऑपरेशन पर बेस्ड होती हैं। मतलब इन ऑपरेशन को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं और किसी दूसरे प्रोसेस के इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं होता। देखते हैं एटॉमिक ऑपरेशन क्या होता है। एन ऑपरेशन दैट कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप रिलेटिव टू अदर प्रोसेसेस वंस स्टार्टेड इट कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय अदर प्रोसेसेस। तो पहले हम ये समझते हैं कि एटॉमिक ऑपरेशन क्या होता है। एटॉमिक ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है और ये प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिव होता है। मतलब जब एक बार ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो ये बीच में किसी भी प्रोसेस द्वारा इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। इससे ये इंश्योर करना होता है कि ऑपरेशन सेफली एग्जीक्यूट हो जाए बिना किसी रेस कंडीशन के। कॉमन हार्डवेयर सोल्यूशन देखते हैं। सेट एंड टेस्ट इंस्ट्रक्शन। चलिए चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन हार्डवेयर सॉल्यूशंस जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में यूज होते हैं। सबसे पहला है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। ये एक एटॉमिक ऑपरेशन है जो एक लॉक वेरिएबल के वैल्यू को टेस्ट करता है और उसे सेट करता है। अगर वो पहले से सेट नहीं है, इसका मतलब है कि अगर लॉक वेरिएबल ऑलरेडी सेट है तो दूसरा प्रोसेस वेट करेगा जब तक वो लॉक रिलीज ना हो जाए। इसका एल्गोरिदम है ये डू वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक, तो बिजी वेट होगा क्रिटिकल सेक्शन, लॉक इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा जब, तो रिमाइंडर सेक्शन वाइल ट्रू। यह एल्गोरिदम कॉन्टिन्यूसली लॉक को चेक करता है। जब लॉक अवेलेबल होता है तब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होता है और अपना काम कंप्लीट करने के बाद लॉक को रिलीज कर देता है। दूसरा बात है स्वैप इंस्ट्रक्शन। दूसरा सोल्यूशन है स्वैप इंस्ट्रक्शन। ये भी एक एटॉमिक ऑपरेशन है जो दो मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को स्वैप करता है। इस ऑपरेशन के थ्रू प्रोसेसेस एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर सकते और सेफली सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। इसका एल्गोरिदम है ये डू वाइल स्वैप एम्परसेंट लॉक कॉमा एम्परसेंट की क्रिटिकल सेक्शन लॉक इक्वल टू फॉल्स रिमाइंडर सेक्शन वाइल ट्रू। इस एल्गोरिदम में भी प्रोसेस बिजी वेटिंग का यूज करते हैं जब तक लॉक रिलीज ना हो जाए और फिर क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करते हैं। अब मेमोरी बैरियर्स देखते हैं क्या होता है। मेमोरी बैरियर्स, तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी बैरियर। इट इंश्योर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ मल्टी कोर सिस्टम। मल्टी कोर सिस्टम में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है जब प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करते हैं। मेमोरी बैरियर्स इंश्योर करते हैं कि रीड एंड राइट ऑपरेशन का ऑर्डर करेक्ट रहे ताकि एग्जीक्यूशन प्रिडिक्टेबल हो और कोई अनवांटेड बिहेवियर ना आए।
चलिए इसे सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है प्रोवाइड अ लो लेवल एंड फास्ट मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर एक लो लेवल फास्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म से ज्यादा एफिशिएंट होता है। दूसरा एडवांटेज है सूटेबल फॉर मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट्स। मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल इन हार्डवेयर सॉल्यूशन को मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में यूज किया जा सकता है, जहां मल्टीपल सीपीयू पैरेलल में काम करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है बिजी वेटिंग कैन लीड टू परफॉर्म डिग्रेशन। इन एल्गोरिदम में प्रोसेसेस बिजी वेटिंग का यूज करते हैं, जिससे सीपीयू साइकिल वेस्ट होती है और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज है मे कॉज डेडलॉक्स इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड केयरफुली। अगर इन ऑपरेशन को केयरफुली इंप्लीमेंट नहीं किया जाए तो डेडलॉक हो सकते हैं, जो सिस्टम को कंप्लीटली फ्रीज कर सकते हैं। अब देखते हैं सीमा फोर्स क्या होता है। Semaphore is a synchronization tool that provides a more sophisticated way compared to hardware solution for process synchronization. It is a variable that manipulated atomically and used to control access to a common resource by multiplying multiple processes in a concurrent system. सिंप्लीफाइड टर्म में समझे तो सीमा फोर्स एक ऐसी वेरिएबल होती है जो एटॉमिक ऑपरेशन के जरिए मैनिपुलेट होती है। इसका मेन काम होता है कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो उनका एक्सेस कंट्रोल करना। इससे रेस कंडीशन और डेटा कंसिस्टेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। सीमा फोर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला टाइप है बाइनरी सीमा फोर, टेक्स ओनली द वैल्यू 0 एंड 1 सिमिलर टू अ लॉक। बाइनरी सीमाफोर में सिर्फ दो वैल्यूज ले सकता है, 0 या 1। ये लॉक की तरह काम करता है। जब वैल्यू 1 होती है तो रिसोर्स अवेलेबल होता है, और जब वैल्यू 0 होती है तो रिसोर्स ऑक्युपाइड होता है। सीमाफोर्स का दूसरा टाइप है काउंटिंग सीमाफोर। इट कैन टेक एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स। काउंटिंग सीमाफोर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को ले सकता है। ये उन सिचुएशन में यूज होता है रिसोर्सेस के मल्टीपल इंस्टेंस अवेलेबल होते हैं। इसके थ्रू एक ही रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं सीमा फोर्स के। सबसे पहला ऑपरेशन है वेट, ऑल्सो कॉल्ड पी ऑपरेशन, डिक्रीमेंट्स द सीमाफोर वैल्यू इफ द वैल्यू बिकम नेगेटिव एंड प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग वेट इज ब्लॉक्ड। जब एक प्रोसेस वेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो सीमा फोर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है। अगर वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है और वेट करता है जब तक रिसोर्स अवेलेबल ना हो जाए। दूसरा ऑपरेशन है सिग्नल, आल्सो कॉल्ड वी ऑपरेशन, डिक्रीमेंट्स द semaphore value, increments the semaphore value if the value is less than or equal to 0, block process is unblocked। जब एक प्रोसेस सिग्नल परफॉर्म करता है तो सीमाफोर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। अगर वैल्यू 0 या उससे कम हो जाती है तो कोई ब्लॉक प्रोसेस अनब्लॉक हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सीमा फोर्स ऑपरेशन के बेसिक इम्प्लीमेंटेशंस। सबसे पहला वेट है। ये वेट फंक्शन कॉन्टिन्यूसली चेक करता है सीमाफोर की वैल्यू को वाइल लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जब तक वैल्यू पॉजिटिव होती है तब ये उस वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाता है। अब सिग्नल वाला देखते हैं। ये सिग्नल फंक्शन सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है ताकि दूसरा प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस कर सके। अब इसे कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कैन बी यूज्ड टू सॉल्व वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सीमाफोर के कुछ एडवांटेज के बारे में।
सीमाफोर्स बहुत सारी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। दूसरा एडवांटेज है प्रिवेंट्स बिजी वेटिंग बाय ब्लॉकिंग प्रोसेसेस। सीमाफोर्स बिजी वेटिंग को प्रिवेंट करता है क्योंकि जब प्रोसेसेस ब्लॉक होता है तब वो सीपीयू साइकिल वेस्ट नहीं करता। इससे सिस्टम का परफॉर्मेंस इनहेंस होता है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सीमाफोर्स के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन। सीमाफोर्स को इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और अगर केयरफुल हैंडलिंग ना हो तो ये डेडलॉक या प्राइमरी इन्वर्जन जैसे इशू क्रिएट कर सकता है। प्रोन टू एरर्स। अगर सीमाफोर ऑपरेशन को गलत तरीके से हैंडल किया जाए तो सिंक्रोनाइजेशन में एरर्स आ सकते हैं जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अब कुछ देखते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। Several classical synchronization problems demonstrate the importance of proper synchronization techniques. These problems are typically solved using semaphores. सबसे पहली प्रॉब्लम है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। सिनेरियो देखते हैं। A producer generates data and puts it into a buffer, while a consumer takes data from the buffer. The problem is to make sure that the producer does not add data to a full buffer and consumer does not remove data from an empty buffer. इसका solution है use two semaphores to track the number of full and empty slot along with a mutex to ensure mutual exclusion when accessing the buffer. सबसे पहला प्रॉब्लम है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। इस प्रॉब्लम में एक प्रोड्यूसर डेटा जनरेट करता है और उसे बफर में स्टोर करता है। इस प्रॉब्लम में एक प्रोड्यूसर होता है जो डेटा जनरेट करता है और उसे बफर में स्टोर करता है, और एक कंज्यूमर है जो उस डेटा को बफर से निकालता है। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि प्रोड्यूसर कभी भी एक फुल बफर में डेटा ऐड ना करे और कंज्यूमर कभी भी इम्पटी बफर से डेटा रिमूव ना करे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है सीमाफोर के जरिए किया जा सकता है। दो सीमाफोर्स को यूज किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं सीमाफोर्स एक वेरिएबल होता है। तो यहाँ दो सीमाफोर्स यूज किए जाते हैं, एक फुल स्लॉट को ट्रैक करने के लिए और दूसरा इम्पटी स्लॉट को ट्रैक करने के लिए। साथ ही एक म्यूटेक्स का यूज किया जाता है ताकि बफर को एक्सेस करते वक्त म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर हो। ये थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। इसका सिनेरियो देखते हैं। A shared database needs to be accessed by multiple readers and writers. The problem is to ensure that no reader is reading while a writer is writing to avoid inconsistent data. दूसरा क्लासिकल प्रॉब्लम है रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। इस सिनेरियो में एक शेयर डेटाबेस होता है जिसे मल्टीपल रीडर्स और राइटर्स एक्सेस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई रीडर तब तक डेटा ना पढ़े जब तक कोई राइटर डेटा लिख रहा हो, क्योंकि ऐसा करने से डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सीमाफोर फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड एडिशनल सीमाफोर्स टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर्स ऑफ रीडर्स। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीमाफोर्स के जरिए किया जाता है। एक सीमाफोर का यूज होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करने के लिए, और एडिशनल सीमाफोर्स यूज होते हैं रीडर्स की काउंटिंग ट्रैक करने के लिए, ताकि राइटर्स और रीडर के बीच प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो सके। तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिकल प्रॉब्लम है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। चलिए इसका सिनेरियो देखते हैं। Five philosophers sit at a table with five chopsticks. They alternate between thinking and eating. To eat, a philosopher needs both chopsticks adjacent to them. The problem is to ensure that no two philosophers use the same chopstick simultaneously. इस सिनेरियो में पांच फिलोसोफर एक टेबल पे बैठे होते हैं जिनके पास पांच चॉपस्टिक होते हैं।
ये फिलोसोफर सोचने और खाने के बीच अल्टरनेशन करते हैं, लेकिन खाने के लिए उन्हें दोनों एडजेसेंट चॉपस्टिक की जरूरत होती है, यानी कि अपनी चॉपस्टिक और अपने अगल बगल की चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक चम्मच समझ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि दो फिलोसोफर्स कैसे प्रॉब्लम ये है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि दो फिलोसोफर सेम चॉपस्टिक एक ही वक्त पर ना उठाएं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यूज सीमाफोर्स टू इंश्योर दैट अ फिलोसोफर कैन पिक अप बोथ चॉपस्टिक और नोन, अवॉइडिंग डेडलॉक एंड इंटरिंग फेयरनेस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीमाफोर का यूज किया जाता है। सीमाफोर इंश्योर करता है कि एक फिलोसोफर या तो दोनों चॉपस्टिक उठा सके या फिर कोई भी ना उठा सके। इससे डेडलॉक अवॉइड होता है और फेयरनेस भी इंश्योर होती है। अब देखते हैं, अब बात करते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम के कुछ चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज है डेडलॉक, जिसमें प्रोसेसेस इंडिफाइनाइटली एक रिसोर्स का वेट करते हैं और आपस में फंस जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है स्टारवेशन, अ सिचुएशन वेयर अ प्रोसेस नेवर गेट्स अ चांस टू एग्जीक्यूट बिकॉज अदर प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली ओवरटेक इट। दूसरा चैलेंज है स्टारवेशन, जिसमें एक प्रोसेस को कभी एग्जीक्यूट करने का चांस नहीं मिलता क्योंकि दूसरे प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली उसका चांस ले लेते हैं। तीसरा चैलेंज है फेयरनेस, इंश्योरिंग दैट एवरी प्रोसेस गेट अ फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें इंश्योर करना होता है कि हर प्रोसेस को रिसोर्सेस का फेयर शेयर मिले बिना किसी बायस के। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 2 का पार्ट 2 समाप्त होता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस पार्ट 2 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज a technique used to manage and execution of concurrent processes to ensure data consistency and avoid conflicts where multiple processes access shared resources. It is necessary to prevent race condition, ensure multiple exclusion, and avoid deadlock and starvation. Synchronization mechanisms such as semaphores and monitors are used to achieve these goals. तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। तो हमने क्रिटिकल सेक्शन समझा था पहले और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी देखी थी। तो आप लिखेंगे द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज a concern with ensuring that when multiple process access shared resources, only one process can execute its critical section at a time. The critical section is a part of code where the shared resources access. Requirements for solving the critical section problem are तो मैक्सिमम एक्सक्लूजन था, प्रोग्रेस और बाउंडिंग राइटिंग, ये सब थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एंड इट्स रोल इन सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इज अ हार्डवेयर बेस्ड एटॉमिक ऑपरेशन used to achieve mutual exclusion. It tests the value of lock variable and set it to true if it was previously false. तो ये इसका एल्गोरिथम है, आप इसका एल्गोरिथम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट आर सीमाफोर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम बाइनरी सीमाफोर्स? तो जैसा कि आप जानते हैं, सीमाफोर्स आर सिंक्रोनाइजेशन टूल्स दैट कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज बाय मल्टीपल प्रोसेसेस। दे आर वेरिएबल दैट आर मैनिपुलेटेड ऑटोमेटिकली। सीमाफोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। सीमाफोर्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला है बाइनरी सीमाफोर्स और दूसरा काउंटिंग सीमाफोर्स। जैसा कि बाइनरी सीमाफोर्स में दो ही वैल्यू लेता है, 0 और 1, और काउंटिंग सीमाफोर्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Binary semaphores are often used to ensure mutual exclusion, while counting semaphores are used for managing access to a pool of resources. चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is not a requirement for a solution to a critical section problem? तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के देखे थे आप लोग, अभी क्वेश्चन में ही था एक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडिंग वेटिंग। तो नॉट कर रहा है तो डेडलॉक प्रिवेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होता है रिक्वायरमेंट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन डू?
तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन क्या करता है? टेस्ट एंड सेट सेट्स वेरिएबल ऑटोमेटिकली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which synchronization mechanism is used to control access to a finite number of resources? तो फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेस किससे होता है देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका काउंटिंग सीमाफोर्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम हाउ कैन डेडलॉक बी अवॉइडेड? तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में डेडलॉक कैसे अवॉइड होता था? तो ऑप्शन 1 है बाय यूजिंग सीमाफोर्स फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, by introducing hierarchy for chopstick, by allowing only one philosopher to eat at a time, by using multiple। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चॉपस्टिक एग्जीक्यूशन के लिए, चॉपस्टिक एग्जीक्यूशन के लिए हायरार्की इंट्रोड्यूस करना, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेट ऑपरेशन इन सीमाफोर? तो वेट ऑपरेशन का पर्पस क्या रहता है सीमाफोर में? तो इसका पर्पस होता है डिक्रीमेंट करना, प्रोसेस को ब्लॉक करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीमेंट द सीमाफोर्स वैल्यू एंड पोटेंशियली ब्लॉक द प्रोसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चैप्टर 2 यहाँ चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 2 का पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है, जो कि था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में इन डिटेल, वन शॉर्ट वीडियो था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 2, जो कि है डेडलॉक के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।